हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम बायोलॉजी को कवर करेंगे, उसके बाद में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी हम कवर करेंगे। और जीके के जितने भी आपके पोर्शन हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर या फिर स्टैटिक जीके, ये इसकी क्लास भी आपकी टाइम टू टाइम आती रहेंगी, ठीक है। तो बच्चों, जो बायोलॉजी में सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र है, उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि बायोलॉजी जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो बायोलॉजी शब्द है या फिर जीव विज्ञान हम इसको कह सकते हैं, बायोलॉजी को, ठीक है, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो लेमार्क ने दिया था। सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लेमार्क ने और ट्रेविरोनस ने, ठीक है। लेमार्क एंड ट्रेविरोनस ने कब दिया था? 1802 ईस्वी में दिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों आपका। तो बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? लेमार्क एंड ट्रेविरोनस ने 1802 में। और बायोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस। बायोस का मतलब होता है ऑल लिविंग्स एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स कॉल्ड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग बॉडीज है, ठीक है, तो उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? बायोलॉजी में, ठीक है। तो बच्चों, नेक्स्ट आपका आता है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी है, इनको कहा जाता है एरिस्टोटल को। किनको कहा जाता है? एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल को हिंदी में क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी आपके हैं एरिस्टोटल। इन्होंने जो है बायोलॉजी को दो जो है पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आपका बेसिक बायोलॉजी, सेकंड वन इज अप्लाइड बायोलॉजी। तो बेसिक बायोलॉजी सामान्य जीव विज्ञान, इसमें इसमें इन्होंने डिवाइड किया था जूलॉजी को, बोटनी को एंड माइक्रोबायोलॉजी को, ठीक है। तो जूलॉजी, बोटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी है वो बेसिक बायोलॉजी में आता है, जबकि अप्लाइड बायोलॉजी में आपका एग्रीकल्चर, कृषि आता है, मेडिकल साइंस आता है और बायोटेक्नोलॉजी आता है, ठीक है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि जो जूलॉजी है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, बोटनी में किसका करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में किसका करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जू का मतलब क्या होता है? एनिमल। जो हम देखने जाते हैं एनिमल्स होते हैं वहाँ पे। और लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी। तो जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल्स, जानवरों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे जीव जंतु हैं उनका अध्ययन करते हैं, एनिमल्स का अध्ययन हम करते हैं जूलॉजी में। जबकि बोटनी है, ठीक है, बोटनी इसको हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो इसमें हम जितने भी वनस्पति, हमारी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट हैं उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? बोटनी में करते हैं। जबकि जो माइक्रोबायोलॉजी है, जितने भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, तो जितने भी जो सूक्ष्म जीव हैं उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। तो बच्चों, ये ब्रांच थी आपकी बायोलॉजी की, ठीक है। तो अब इसमें आगे हम देख लेते हैं कि फादर ऑफ जूलॉजी किन्हें कहा जाता है। तो फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को। तो ये बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के क्या हैं? फादर है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी दोनों ही क्या आएगा? एरिस्टोटल आएगा, अरस्तु आएगा। और बच्चों, इन्होंने जो है कौन सी पुस्तक लिखी? एरिस्टोटल ने हिस्टोरिका एनिमेलम। कौन सी बुक लिखी? हिस्टोरिका एनिमेलम, ठीक है। फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस, ठीक है। हिंदी में आपका यही होगा, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो थियोफ्रेस्टस है, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बोटनी। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका प्लांटेनम, ठीक है, प्लांटेनम। तो प्लांट से रिलेटेड बोटनी में हो गया। तो इससे हम इन्होंने कौन सी बुक लिखी? हिस्टोरिका प्लांटेनम, ठीक है। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आपका क्या आएगा? ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ल्यूवेनहॉक क्या जाएगा आपका? फादर ऑफ बायोलॉजी, ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो ल्यूवेनहॉक क्या हो जाएगा? फादर ऑफ बायोलॉजी। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी? डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इनको याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं अब हमारा आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो आज बच्चों हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन जो है, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन को हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन। तो बच्चों, हमारे शरीर से जो अवांछनीय पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो शरीर से जो अवांछनीय पदार्थ बाहर निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। तो बच्चों, जो ये अवांछनीय जो पदार्थ है ये कहाँ बनते हैं? ये मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, उस प्रोसेस के दौरान ये आपके बनते हैं, ठीक है। जो हमारी शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती हैं, कौन सी? उपापचयी क्रियाएं जो होती है, ठीक है, उपापचयी। तो उपापचयी जो क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं उनके दौरान जो है ये आपके अवांछनीय पदार्थ बनते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल बनते हैं। बच्चों, ये जो आपका मेटाबॉलिज्म है, उपापचयी जो क्रिया है, ये आपकी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? उपचय और अपचय, ठीक है। तो बच्चों, जो कैटाबॉलिज्म है इसमें आपका क्या आएगा? इसमें डिफरेंस देख लेते हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होते हैं। तो इनके एग्जांपल देखते हैं। एनाबॉलिज्म है, उपचय है, इसमें इसका एग्जांपल है ग्लाइकोजन और हीमोग्लोबिन, ठीक है, ग्लाइकोजन और हीमोग्लोबिन। जबकि जो कैटाबॉलिज्म है इसमें आपका जो ग्लूकोज है उसका पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, ठीक है, ग्लूकोज का किसमें कन्वर्ट होना? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। और बच्चों, जो आपका प्रोटीन है उसका एमिनो एसिड में कन्वर्ट होना, प्रोटीन का किस में कन्वर्ट होना? एमिनो एसिड में कन्वर्ट होना,
ये आपका क्या है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में डिफरेंस समझ में आ गया। एनाबॉलिज्म में तो क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में। कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल में। और एनाबॉलिज्म है, उपचय है, इसमें एग्जाम्पल आएगा ग्लाइकोजन और हीमोग्लोबिन। और कैटाबॉलिज्म में आपका क्या होगा, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना और प्रोटीन का एमिनो एसिड में बदलना। क्योंकि बच्चों जो ग्लूकोज है आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये आपका जब ये ब्रेकडाउन होगा तो सिंपल जो आपका मॉलिक्यूल क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। ऐसे ही प्रोटीन है, ब्रेकडाउन होगा तो एमिनो एसिड में। ठीक है, तो बहुत सारे एमिनो एसिड है वो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं बेसिक यूनिट है ये आपकी एमिनो एसिड प्रोटीन की। ठीक है, तो जब बच्चों बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इस केस में आपका जो कैटाबॉलिज्म है, अपचय है, इसमें जब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो हमारी बॉडी को मिलती है। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म ये हो जाएगा आपका। और एक डिफरेंस हो रहा है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में। कैटाबॉलिज्म में तो क्या होता है, हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारे शरीर की एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म में तो दोस्तों क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम होगी हमारी। ठीक है, और कैटाबॉलिज्म में हमारी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म उपापचय क्रिया क्या होता है, इसमें फूड कन्वर्ट होता है एनर्जी में। ठीक है, तो ये बच्चों आपका है। और जो ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, इसके अंतर्गत कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। तो बच्चों जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है तो कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। और वो कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, वो आपके ये बनते हैं, पायरुविक एसिड, सॉरी ये आपका यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है, और अमोनिया बनता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान कुछ वेस्ट जो प्रोडक्ट बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। और इन तीनों को क्या कहते हैं हम, नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट, मीन्स नत्र जनित पदार्थ। ठीक है, इसके बाद में कुछ एक्सेस अमाउंट में जो है मिनरल्स, वाटर और जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। ठीक है, और अमोनिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों, NH3। ठीक है, ये अमोनिया का फॉर्मूला है। और अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, NH4। ठीक है, तो अमोनियम होता है NH4, अमोनिया होता है NH3। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं हमारे, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, इनको नाइट्रोजेनस जो है प्रोडक्ट हम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। और बच्चों ये जो नाइट्रोजेनियस जो प्रोडक्ट होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ठीक है, ये हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, और हमने देखा कि कैटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, जो अपचय जो प्रोसेस है, अपचय जो क्रिया है, उसमें हमें एनर्जी क्या होती है, मिलती है। ठीक है, जबकि एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस है उसमें हमारी एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है, खर्च होती है। ठीक है, और डाइजेशन जो है हमारा वो किस प्रकार का प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म है या कैटाबॉलिज्म है, तो डाइजेशन हमारा कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि डाइजेशन जो है उस जैसे कोई भी हम भोजन खाते हैं, डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो जब हमें एनर्जी मिलेगी तो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, जिसको हम हिंदी में अपचय बोलते हैं। ठीक है, तो अपचय प्रोसेस। और जो उपचय जो प्रोसेस, हम उपचय जो क्रिया है जिसमें हमारी एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, अब बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, उत्सर्जन के प्रकार। तो उत्सर्जन हमारा 3 प्रकार का होता है मेनली, कौन कौन सा, एक अमोनोटालिक, अमोनियाकृत, दूसरा हमारा होता है यूरिकोटालिक, यूरिकोटालिक हो गया। ठीक है, और तीसरा हमारा यूरियोटालिक। ठीक है, तो 3 प्रकार के हमारे उत्सर्जन होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन हम पढ़ रहे हैं, तो 3 टाइप के हमारे होते हैं, कौन कौन से, अमोनोटालिक, जिसमें क्या होता है बच्चों, वेस्ट जो प्रोडक्ट है हमारा अमोनिया के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है अमोनिया के रूप में बाहर निकलता है। तो अमोनोटालिक जो उत्सर्जन है या जो आपका एक्सक्रीटेशन जो है वो किस में होता है, ये आपका बोनीफिस और आपका एम्फीबियंस में होता है। ठीक है, और हमें पता है कि जो अमोनिया है वो शरीर से बाहर अमोनिया क्या है, टॉक्सिन्स है, जहरीला पदार्थ है जो शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो अमोनोटैलिक, अमोनियाकृत जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका एम्फीबियंस और जो है बोनीफिस, ठीक है, इनसे बाहर निकलता है। तो बच्चों एम्फीबियन में कौन से आते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं उभयचर। ठीक है, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयचर। जैसे कि मेंढक है आपका एम्फीबियन में आता है, उभयचर वो होते हैं जो आपके जल में भी रहते हैं और आपके पृथ्वी पे भी रह सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके एम्फीबियन में आगे जितने भी एम्फीबियन हैं उनमें एमोनोटालिक एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, अमोनियाकृत जो है उत्सर्जन होता है। बोनीफिस में कौन कौन सी आपकी, एक तो आपकी ये आ जाएगी रोहू, मागुर और डॉगफिश। ठीक है, रोहू, मागुर, डॉगफिश ये बोनीफिस हैं सारी, और इनमें भी जो है कौन सा जो आपका उत्सर्जन होता है, अमोनियाकृत उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसमें NH3 जो है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, जबकि दूसरा जो हमने टाइप क्या पढ़ा है बच्चों कि यूरोटालिक, कौन सा, यूरिकोटालिक। तो यूरिकोटालिक है, इसमें कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, इसमें यूरिक एसिड जो है शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो यूरिकोटालिक किन किन में होता है, ये रेप्टाइल्स में होता है, ये बर्ड्स में होता है, और ये इंसेक्ट्स में होता है। तो रेप्टाइल्स जो आपके क्या हो गए, सरीसृप, तो जितने भी सरीसृप होते हैं आपके, ठीक है, जो रेंगने वाले होते हैं, ठीक है, उनमें यूरिक एसिड जो है बाहर निकलता है वेस्ट मटेरियल के रूप में। ठीक है, और बर्ड्स हैं इनमें भी क्या होता है, यूरिकोटालिक होता है। और इंसेक्ट है, जितने भी इंसेक्ट हैं, कीट जो है आपके, जितने भी कीट हैं, कीट पतंग हैं छोटे छोटे, उनमें भी क्या होता है, यूरिकोटालिक एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। ठीक है, जबकि लास्ट वन जो है दोस्तों आपका जो थर्ड है यूरियोटालिक। तो यूरियोटालिक जो है
इसमें वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो यूरिया के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो जब यूरिया के रूप में वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकले तो उसको हम कहेंगे यूरियोटालिक उत्सर्जन, ठीक है। और इसमें हम ह्यूमन आता है, ठीक है। तो मानव है, उसमें कौन सा जो आपका टाइप होता है, ये यूरिकोटालिक, ठीक है। इसमें यूरिया वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो बच्चों ये आपके 3 टाइप के जो है एक्सक्रीशन थे, ठीक है। उत्सर्जन के 3 टाइप थे जो हमने पढ़ लिए हैं। अमोनोटालिक, जिसमें एनएसरी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलते हैं, एग्जाम्पल इनके बोनीफिश एंड एम्फीबियन। और यूरिकोटालिक, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूरिक एसिड बाहर निकलता है, एग्जाम्पल्स हैं इनके रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। और जबकि यूरियोटालिक है, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूरिया बाहर निकलता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब देखो ह्यूमन में कौन सा होता है, यूरियोटालिक, ठीक है। तो हम ह्यूमन का जो उत्सर्जन तंत्र हम पढ़ेंगे, मानव का उत्सर्जन तंत्र अब हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों, देखो कि हमारे शरीर की सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या होती है, सेल होती है, कोशिका होती है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, कोशिका होती है, ठीक है। बहुत सारी कोशिका है, वो मिलकर क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, उत्तक बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है, उत्तक। उत्तक को हम क्या कहते हैं, टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक जो है इकाई आपकी क्या होती है, कोशिका, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे जो है छोटी स्मॉलेस्ट जो है फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है बच्चों, सेल होती है, ठीक है। तो सेल से बनते हैं टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन बहुत सारे मिलकर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने पढ़ा कि एक्सक्रेशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, ह्यूमन है उसमें जो एक्सक्रेशन है, उत्सर्जन है, वो किस फॉर्म में होता है, यूरिया की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यूरिया वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकलता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम कंडक्टेड बाय आवर किडनी। बच्चों एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है, ये उत्सर्जन जो तंत्र है हमारे जो ह्यूमन में है, वो किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो किडनी का काम क्या है, वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। तो आवर किडनी, तो किडनी को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, गुर्दे या फिर वर्कक, ठीक है। तो कौन कौन से जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम में ऑर्गन भाग लेते हैं, ऑर्गन पार्टिसिपेटेड इन एक्सक्रेटरी सिस्टम, कौन कौन से जो है अंग भाग लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज किडनी, सेकंड आपका आ जाएगा यूरेटर, थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर, और फोर्थ है यूरेथ्रा, ठीक है। किडनी को हम वर्कक भी बोल सकते हैं, यूरेटर है आपकी मूत्रनली, और यूरिनरी जो है ब्लैडर, इसको बोलते हैं मूत्राशय, और यूरेथ्रा जो है इसको बोलते हैं हम मूत्रमार्ग, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम में, ठीक है। अब बच्चों हम इसको एक डायग्राम से, जो किडनी का डायग्राम है, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझेंगे। जैसे ये हमारी 2 किडनी होती है, ह्यूमन जो है, मानव में कितनी किडनी होती हैं, 2 किडनी होती है। और बच्चों ये जो आपका सबसे ऊपर ये जो किडनी है, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी कौन सी किडनी है, राइट वाली या लेफ्ट वाली, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर जो ये वाले है, ये क्या है, ग्रंथि है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं इसको, एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है। एड्रीनल ग्रंथि बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिवर्कक ग्रंथि। तो अधिवर्कक ग्रंथि हमारी कहाँ पे होती है, किडनी पे होती है, ठीक है। और तो यहाँ पे दोनों पे ये क्या है, अधिवर्कक ग्रंथि है, एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है। और बच्चों ये जो आपका, ये आपकी किडनी होगी, और ये वाली जो है नली है, ठीक है, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, मूत्र नली बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, वो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, जिसको हम मूत्राशय बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, ये वाला जो पार्ट है हमारा यूरेथ्रा है, जिसको हम मूत्रमार्ग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो जिसमें आपका किडनी आ गया, यूरेटर आ गया, यूरिनरी ब्लैडर आ गया, और यूरेथ्रा आ गया, ठीक है। अब देखो जैसे ये हमारी पूरी एक किडनी है, इसमें कौन कौन से ये पार्ट भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों देखो कि ये वाला जो है, ये वाला जो बीच वाला है, ये वाला जो पार्ट है इसमें, इसको रेनल पेल्विस एरिया बोलते हैं। कौन सा, रेनल, हिंदी में भी ऐसे बोलेंगे पेल्विस, ठीक है। तो रेनल पेल्विस एरिया हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है। और बच्चों ये हमारा जो है, एक मिनट रुको, ये वाला जो पार्ट है हमारा क्या होता है, कोर्टेक्स होता है, जिसको हम संपुट बोलते हैं, ठीक है। और सबसे आउटर जो पार्ट है, ये वाला जो सबसे आउटर, जो सबसे बाहर वाला ये लाइन है, इसको हम रेनल कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी किडनी का सबसे भारी वाला भाग होता है, रेनल कैप्सूल, ठीक है। ये आउटर कवरिंग होता है हमारी किडनी की, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग किडनी की कौन सी होती है, रेनल कैप्सूल, ठीक है। और उसके अलावा ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे जो ये वाला जो है, इसको हम बोलेंगे मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलेंगे, मेडुलरी पिरामिड। और ये हमारा मेडुला होता है, ठीक है, ये वाला एरिया हमारा मेडुला। तो बच्चों ये पार्ट होते हैं, ठीक है, हमारी जो है पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम में, जो हमने देख लिया। इसमें एड्रिनल ग्लैंड होती है, कहाँ पे होती है, किडनी में, ठीक है। और उसके अलावा और भी हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे हमारे जो मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, जिसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे गले में कौन सी ग्रंथि होती है, हमारे गलों में थायरॉइड ग्रंथि होती है, थायरॉइड ग्लैंड हम बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो किडनी है उस पर भी क्या होती है कि एड्रिनल ग्लैंड होती है, अधिवर्कक ग्रंथि, ठीक है। तो ये हमने जो है सारे पार्ट देख लिए हैं। अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सभी पार्ट्स को, ठीक है। जैसे पहला है हमारा किडनी, जिसको हम वर्कक भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इसमें जो कितने पेयर होते हैं हमारे किडनी के, हमारे शरीर में 1 पेयर होता है, ठीक है। 1 पेयर मीन्स 2 किडनी होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। और शेप कैसी होती है हमारी किडनी की, सेम के बीज जैसी शेप होती है, बीन शेप होती है, ठीक है। और साइज़ कितना होता है, 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, ठीक है। तो 10/5/3 जो है इसकी साइज़ होती है। और बच्चों इसका जो वेट आपको याद करना है, ठीक है। वेट कितना होता है, 125 से लेकर 170 ग्राम होता है इसका, ठीक है। तो ये ग्राम हो गया। तो 125 से 170 ग्राम क्या है वेट आपका किडनी का, ठीक है। अब किडनी क्या कार्य करती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो किडनी है वाटर को बैलेंस करती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे शरीर में जो वाटर को बैलेंस कौन करती है, किडनी करती है। किडनी हमारे शरीर में जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन करती है, फिल्टर करती है, ब्लड को छानती है, और इसको और हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, रक्त का निष्पयंदन, ठीक है। तो रक्त का निष्पयंदन जो है हमारे शरीर में कौन करती है, किडनी करती है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम है प्रोड्यूस ईपीओ, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन जो है नामक हार्मोन जो है प्रोड्यूस करती है किडनी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट 3 काम है, तो इसको और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इरिथ्रोपोइटिन ईपीओ जो है इसको हम शॉर्टकट में कहेंगे, इरिथ्रोपोइटिन को क्या कहेंगे हम शॉर्टकट में, ईपीओ, ठीक है, जो कि आपका डोपिंग में भी यूज़ होता है ईपीओ, ठीक है बच्चों। तो ये ईपीओ है इरिथ्रोपोइटिन, हम ये इरिथ्रोपोइटिन है, डोपिंग में यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। और ये एक प्रकार का क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। जो इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और इसका क्या काम है, ये अस्थि मज्जा को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट बोन मैरो। जो हमारी बोन मैरो है, जो हमारी अस्थि मज्जा है, उसको उत्तेजित कौन करता है, ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन करता है, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन ये आपका इरिथ्रोपोइटिन होता है एक प्रकार का, ठीक है। डोपिंग में यूज़ किया जाता है ये, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो बच्चों जो ईपीओ है उसका यूज़ किस में किया जाता है, आरबीसी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। तो ईपीओ का एक और मुख्य कार्य क्या हो गया कि ये आरबीसी को बढ़ाता है, ठीक है। एक इरिथ्रोपोइटिन होता है, ये डोपिंग में यूज़ किया जाता है, और ये आरबीसी को बढ़ाता है। आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल। हमारे शरीर में जो है लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, ईपीओ करता है, ठीक है। और बच्चों जो ईपीओ जो है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये ईपीओ, ठीक है, और ये अस्थि मज्जा को उत्तेजित करता है, ठीक है। तो अस्थि मज्जा को उत्तेजित करता है, तो जो अस्थि मज्जा है, जो आपकी बोन मैरो है, इसका क्या काम है, आरबीसी प्रोड्यूस करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बोन मैरो है, अस्थि मज्जा में क्या होता है, आरबीसी प्रोड्यूस होती है, रेड ब्लड सेल जो है वो बनती है, लाल रक्त कणिकाएँ हैं, कहाँ पे बनती है दोस्तों, ये आपकी बोन मैरो में बनती है, ठीक है। बोन मैरो को क्या कहते हैं हम, अस्थि मज्जा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईपीओ जो है वो क्या करता है, आरबीसी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ईपीओ का काम क्या है, आरबीसी प्रोड्यूस करना, मीन्स रेड ब्लड सेल को बनाना, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे ईपीओ है इसकी डोपिंग की जाती है, हमें पता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे डोपिंग में यूज़ किया जाने वाला ईपीओ जो एक हार्मोन होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि इरिथ्रोपोइटिन नामक एक ये हार्मोन होता है, और प्रोटीन कौन सा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। और ये एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों कहाँ पे यूज़ होता है, ये किडनी में होता है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं किडनी के हमारे फंक्शन कौन कौन से हैं। ये हमारे वाटर को बैलेंस करती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करती है, रक्त का निष्पंदन करती है, छानती है। और किडनी जो है एक और काम क्या है किडनी का, प्रोड्यूस ईपीओ, ईपीओ प्रोड्यूस करती है। ईपीओ मीन्स इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन जो कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है ये, ठीक है। और इसका काम क्या है बच्चों, ईपीओ का, ये अस्थि मज्जा जो है को उत्तेजित करता है, ठीक है, स्टिमुलेट बोन मैरो। और यहाँ पे आरबीसी प्रोड्यूस होती है, बोन मैरो में क्या होती है, आरबीसी प्रोड्यूस होती है। रेड ब्लड सेल जो है कहाँ पे बनती है, बोन मैरो में बनती है, अस्थि मज्जा में। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और सीधा ये भी होता है कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहाँ पे होता है, बोन मैरो आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों हमें पता है कि जो बेसिक यूनिट है वो किडनी की क्या होती है, किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, किडनी की सबसे छोटी जो इकाई है वो नेफ्रॉन होती है। और एक 1.2 मिलियन जो है नेफ्रॉन पाए जाते हैं किडनी में। तो बच्चों एक किडनी में है वो लगभग कितने पाए जाते हैं, 1.2 मिलियन, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कितना हो गया, 1.2 मिलियन। मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन लाख, 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। तो 1.2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं किडनी में। और किडनी की खोज किसने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विलियम बोमेन, ठीक है, बोमेन। तो विलियम बोमेन ने जो है किडनी की खोज की थी। किडनी की सबसे छोटी इकाई है नेफ्रॉन, और 1.2 मिलियन जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और बच्चों नेफ्रॉन का वर्क क्या है, नेफ्रॉन का वर्क क्या है, फिल्ट्रेशन करने का, ठीक है। वैसे हमारे जो शरीर में फिल्ट्रेशन का कार्य कौन करता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन का कार्य करता है किडनी, लेकिन किडनी में भी फिल्ट्रेशन का कार्य कौन करता है, नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, पढ़ेंगे किडनी की जो आंतरिक संरचना, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों किडनी की जो आंतरिक जो संरचना है, इसके जो मैंने आपको डायग्राम में ऊपर पार्ट पढ़ाए थे, ठीक है, जो पार्ट्स पढ़ाए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे 2 पार्ट में डिवाइड हम इसको कर सकते हैं किडनी की जो आंतरिक संरचना को, ठीक है। अब देखो इसमें जो कोर्टेक्स जो और मेडुला होता है ना, कोर्टेक्स जो है वो किडनी का आउटर पार्ट होता है, सबसे भारी वाला पार्ट, और जो मेडुला है वो इनर वाला पार्ट है। तो कोर्टेक्स है आउटर पार्ट है, और मेडुला है वो इनर वाला पार्ट है। तो कोर्टेक्स और मेडुला के बीच में
होते हैं ये आपके नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन की लोकेशन कहाँ पे होती है, कोई पूछे किडनी में नेफ्रॉन की लोकेशन कहाँ पे होती है, तो आप बताओगी कि जो कॉर्टेक्स जो आपका होता है, जिसको हम हिंदी में संपुट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला जो है के बीच में आपके होते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेल्विस। पेल्विस जो है इसका क्या कार्य है किडनी में, पेल्विस मैंने पढ़ाया था आपको, पेल्विस इसका कार्य है फिल्ट्रेट स्टोर, ठीक है। इसमें जो फिल्ट्रेट स्टोर होता है, मतलब जो पदार्थ किडनी से छन गए, इनमें छनित जो पदार्थ है वो क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, संग्रहित होते हैं, ठीक है। और ये पदार्थ यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ चले जाते हैं, मूत्र नली में चले जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको डायग्राम बताया था कि आपका जो पेल्विस वाला एरिया कहाँ पे होता है, पेल्विस वाला एरिया आपका ये यहाँ पे होता है, ये पेल्विस है, ठीक है। ये पेल्विस वाला एरिया यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो छना हुआ जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है जो थे, जो छन के यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर मतलब ये मूत्र नली के द्वारा, ये आपकी यूरेटर है मूत्र नली में, फिर ये चले जाते हैं, ठीक है। तो पेल्विस क्या काम करता है, इसमें जो छनित पदार्थ क्या होते हैं, हमारे छने हुए पदार्थ संग्रहित होते हैं, इकट्ठे होते हैं और ये पदार्थ यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर फिर कहाँ चले जाते हैं, मूत्र नली यूरेटर में चले जाते हैं, ठीक है। और बच्चों जो पेल्विस वाला जो भाग है, इसी में ही किडनी स्टोन जो है आपकी बनती है, ठीक है। तो आपको किडनी स्टोन हो जाता है ना, गुर्दे की पथरी, जिसको हम असमरी भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो गुर्दे की पथरी या असमरी है वो कहाँ पे होती है, वो पेल्विस वाले भाग में ही होता है। तो किडनी में एक पेल्विस वाला भाग है जहाँ पे किडनी स्टोन बनता है, ठीक है। और ये किडनी स्टोन किसका बना होता है, ये कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस किडनी स्टोन को जो है बिना ऑपरेशन के अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा तोड़ा जाता है और इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, लिथोट्रोप्सी, ठीक है। तो लिथोट्रोप्सी कौन सी टेक्नोलॉजी है, लिथोट्रोप्सी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं और जो है बिना किसी ऑपरेशन के हम किडनी स्टोन को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स के द्वारा हम बाहर निकाल लेते हैं। लिथोट्रोप्सी बहुत बार आया हुआ एग्जाम में है क्वेश्चन दोस्तों। तो हमारा यूरिन जो है वो टेम्पोरेरी जो है, मतलब कुछ समय के लिए, जो मतलब परमानेंट नहीं, टेम्पोरेरी। तो टेम्पोरेरी जो है हमारा जो यूरिन है, हमारा जो मूत्र है, वो कहाँ पे इकट्ठा होता है, वो पेल्विस वाले भाग में ही इकट्ठा होता है, ठीक है। तो मतलब आपका जो टेम्पोरेरी जो है, मतलब कुछ समय के लिए आपका ये पेल्विस वाले भाग में ही रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पार्ट पढ़ेंगे, यूरेटर, मूत्र नली। तो बच्चों मूत्र नली का क्या काम है, मूत्र नली क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है यूरिन को कहाँ से, फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर को हिंदी में क्या कहेंगे, मूत्राशय, ठीक है। तो हमारा जो पेशाब है उसको किडनी से ये आपका यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय में भेजने का काम कौन करती है, मूत्र नली करती है, यूरेटर करती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट हम पढ़ेंगे, यूरिनरी ब्लैडर, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, मूत्राशय। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो मूत्र है, यूरिन जो है वो इकट्ठा होता है, ठीक है। और इसकी शेप कैसी होती है, गुब्बारे जैसी शेप होती है मूत्राशय की, यूरिनरी ब्लैडर की, ठीक है। इसका कार्य क्या है, यहाँ पे स्टोर यूरिन, यहाँ पे यूरिन है वो क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। मूत्र यहाँ पे क्या होता है, इकट्ठा होता है। और दोस्तों यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय है, इसमें कितना जो है मूत्र इकट्ठा हो सकता है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, 600 ml तक यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। और यूरेटर वॉल, और दोस्तों जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें देखो यूरेटर जो वॉल है, जिसको हम क्या कहते हैं, मूत्राशय की दीवार। तो यूरेटर जो वॉल है, मूत्राशय की दीवारों पे रिसेप्टर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है। और रिसेप्टर है ये आपके CNS और ब्लैडर, ये आपका इससे जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, CNS मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्लैडर, ठीक है। जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, इन दोनों से जुड़े होते हैं रिसेप्टर, ठीक है। तो रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्लैडर दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि, और बच्चों जैसे ही यूरिनरी जो ब्लैडर है उसमें यूरिन स्टोर होता है तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, फैलेगा, ठीक है। जो मूत्राशय में जब आपका यूरिन इकट्ठा होता है तो वो क्या होता है, फैलता है, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर जो है सिग्नल पहुंचाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और जैसे ही ये एक्सपेंड होगा तो जो आपका जो रिसेप्टर होते हैं वो सिग्नल कहाँ पे पहुंचा देते हैं, हमारे दिमाग के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ठीक है। जिससे हमें क्या होगा, यूरिन का फील होगा, ठीक है। और जब यूरिनेशन ब्लैडर हाफ फील हो जाता है, मतलब जब ये मूत्राशय आधा भर जाता है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 600 ml की, ठीक है। मतलब जब ये आधा भर जाता है, 300 ml भर जाता है, तो हमें यूरिनेशन फील होने लगता है, मतलब हमें क्या होता है, पेशाब जो है फील होने लगता है, ठीक है, पेशाब होना फील होने लगता है। तो जब हाफ फील हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर तो क्या होता है, यूरिनेशन होता है, पेशाब फील होता है हमें, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में अबाउट 300 जो ml यूरिन क्या होता है, इकट्ठा होने पर हमें यूरिनेशन फील होता है, ठीक है। ये हमने बता दिया आपको। अब देखो यूरिनेशन जो है को कंट्रोल करने का जो काम कौन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिनेशन जब हमारा मूत्र विसर्जन होता है तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, स्पिंस्टर करते हैं। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, वॉल्व, ठीक है। तो जो वाल्व लगे होते हैं, और ये वाल्व कहाँ पे होते हैं, स्पिंस्टर कहाँ पे होते हैं, ये आपका जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके सबसे निचले वाले हिस्से में होते हैं, ठीक है। तो जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, जो मूत्राशय है, उसके निचले हिस्से में क्या पाए जाते हैं, स्पिंस्टर, वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका क्या काम है, इनका काम है मूत्र जो विसर्जन है उसको कंट्रोल करके रखना, ठीक है। जैसे कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हम जैसे पेशाब जा नहीं सकते, तो उस टाइम पे जो है हमारे जो स्पिंटर जो वाल होते हैं वो क्या करते हैं,
कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मूत्र विसर्जन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? स्पिंस्टर वाल्व, ठीक है। और इनकी लोकेशन कहाँ पे है? यूरिनरी ब्लैडर के निचले हिस्से में। तो बच्चों जो स्पिंस्टर है, जो आपके वाल है, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री को हम कहेंगे ऐच्छिक वाल्व और दूसरा क्या होगा? अनैच्छिक वाल्व। जो हमारी इच्छा के अनुसार वो उसको क्या कहेंगे? ऐच्छिक, और जो हमारी इच्छा के अनुसार ना उसको अनैच्छिक, ठीक है। तो जो वॉलेंट्री जो स्पिंस्टर होते हैं वो दो टाइप। अब देखो ये आपके जैसे आपकी एज है 70 से 80 साल, जो बूढ़े लोग होते हैं, तो उनमें जो स्पिंस्टर क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। जब हार्ड होते हैं तो वो क्या कर देते हैं? काम करना बंद कर देते हैं। और एक छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल जैसे 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं, उनमें जो स्पिंस्टर होते हैं वो डेवलप ही नहीं हो पाते, ठीक है। तो आपको पता है कि छोटे बच्चे हैं वो बिस्तर पे ही क्या कर देते हैं? पेशाब कर देते हैं, ठीक है। क्यों कर देते हैं? क्योंकि जो उनके स्पिंस्टर होते हैं, जो वाल होते हैं, वो डेवलप ही नहीं हो पाते। और जब हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, जो 70 से 80 साल के हो चुके होते हैं, तो उनके स्पिंस्टर हार्ड हो जाते हैं, तो वो भी क्या कर देते हैं? उनका भी जो पेशाब जैसे जल्दी निकल आता है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो है सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, किडनी का, कौन सा जो है हमारा ऑर्गन है? यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो है ये क्या है? मूत्र मार्ग, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इट कनेक्ट विद सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। तो ये सेक्सुअल जो ऑर्गन है उससे जुड़ा होता है हमारा मूत्र मार्ग, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी होती है? फीमेल में 4 सेंटीमीटर होती है और मेल में कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर के अबाउट होती है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा हो गया, ठीक है। और हमने जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, वो आपको बता दिया है, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेशन होती है पीयूष ग्रंथि की? इसकी लोकेशन होती है हमारे ब्रेन में, ठीक है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो इसका सबसे एक मेन जो है रोल क्या है? इसका रोल है कि जो इसके जो पोस्टीरियर जो पार्ट है से एक हार्मोन निकलता है, ठीक है। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे क्या होता है? एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम शॉर्टकट में एडीएच बोलते हैं, ठीक है। तो एडीएच है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कहाँ से निकलता है? ये हमारी मास्टर ग्रंथि मीन्स पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और फिर ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसका क्या काम है? ये कंट्रोल करता है वाटर अमाउंट इन द यूरिन, ठीक है। तो हमारे मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच करता है, जो कहाँ पे होता है? जो आपका पीयूष ग्रंथि में होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो एडीएस हमने पढ़ लिया। तो जब कोई व्यक्ति एल्कोहलिक होता है, जैसे बहुत सारे व्यक्ति जो है जैसे शराब पीते हैं या फिर कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, तो क्या होता है? उनको बार बार यूरिनेशन होता है, मतलब बार बार वो पेशाब जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है इसके कारण होता है। जब कोई व्यक्ति एल्कोहलिक या कॉफ़ी लेता है तो ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपका, ठीक है। तो वर्क नहीं करेगा तो हमारा यूरिनरी जो ब्लैडर है उसमें वाटर का अमाउंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। हमारा जो मूत्राशय है उसमें क्या हो जाता है? वाटर, मतलब जो पेशाब है उसकी अमाउंट जो है मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण हमें बार बार पेशाब आता है, ठीक है। तो ये रोल है आपका एडीएस का, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि आपका मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी जो है ग्लैंड में होता है, ठीक है। अब बच्चों जैसा कि हमें पता है कि जो नेफ्रॉन है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? किडनी की। तो सबसे छोटी इकाई है किडनी की, वो कौन सी? आपकी नेफ्रॉन है, ठीक है। तो बच्चों कितने जो है नेफ्रॉन पाए जाते हैं हर एक किडनी में? तो ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। 1.2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और ये नेफ्रॉन की लोकेशन कहाँ पे होती है? तो नेफ्रॉन हमारी जो मेडुला और कोर्टेक्स वाला जो एरिया है उसके बिल्कुल बीच में होते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो रक्त का निष्पयंदन जो है या फिर रक्त को छानने का काम किसका होता है? नेफ्रॉन का, ठीक है। अगर ऑप्शन में नेफ्रॉन ना हो तो किडनी जरूर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में जो नेफ्रॉन है इसकी खोज किसने की थी? विलियम बाउमैन ने, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं ये जो आपका स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें कौन कौन से जो है आपके टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम ये नेफ्रॉन है इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, एक मिनट रुकना। तो बच्चों ये नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है इसमें मैं एक बार समझा देता हूँ आपको ये कैसे क्या क्या इसमें कौन कौन सी टर्म है आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो इसमें सबसे पहले आपका यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये जो है आपका ये वाली जो नली है जो ये ऐसे जा रही है इसमें, और एक ये ऊपर से ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ये आ रही है। तो इसमें ये वाली जो है इनको बोलते हैं अभिवहन धमनियाँ, ठीक है। तो ये कौन सी धमनियाँ हैं? अभिवहन धमनियाँ, जिसको एफिरेंटल जो है आर्टिलोइज बोलते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाली है इसको हम क्या बोलेंगे? अपवाहक धमनियाँ, जिसको हम इफिरेंटल आर्टियोलिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये दो होगी। उसके बाद में जो ये आपका बीच वाला जो एक क्रॉस लगा रखा है इसमें बिल्कुल यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये आपका होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कोशिका गुच्छ, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा आपका ये आउटर वाला ये होता है बोमेन संपुट, जिसको बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये देखो ये जैसे ऐसे ऐसी नलिकाएँ जा रही है, तो ये वाली जो है प्रॉक्सिमल कॉन्कुलेटेड ट्यूब्यूल्स है ये, ठीक है। तो कौन सी ट्यूब्स हैं ये? प्रॉक्सिमल कॉन्कुलेटेड, जिसको हम हिंदी में समीपस्थ घुमावदार नलिका बोलेंगे, ठीक है। और बच्चों ये जो आपकी ये वाली जो ऊपर वाली ये हो गई, और ये वाली जो है नलिकाएं कौन सी हैं? डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, जिसको हम दूरस्थ घुमावदार नलिका बोलेंगे, ठीक है। और ये वाली जो है आपकी कौन सी है? कलेक्टिव डक्ट,
कलेक्टिव डक्ट है इसको बोलेंगे संग्रहित नलिका, ठीक है। और इसमें ये जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं इसको डिसेंडिंग वाला बोलेंगे, और ये ऊपर नीचे से ऐसे घूम के ऊपर जा रही है इसको असेंडिंग हो रहा है, ठीक है। और इस सारे कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे आगे, इनका क्या क्या रोल है, ठीक है। तो एक बार आप डायग्राम में आप दे सकते हैं सारे, ठीक है, कौन कौन से इसमें जो नेफ्रॉन के पार्ट है इनका क्या क्या काम आएगा, हम अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो नेफ्रॉन है इसमें क्या क्या होती है, एक तो ट्यूब्यूल्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं, और एक क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस होते हैं जिसको हम कोशिका गुच्छ बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्यूब्यूल्स हैं, कौन कौन सी ट्यूब्यूल्स होती हैं, अब देखो इसमें आपकी एक तो पीसीटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, या फिर इंग्लिश में हम इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड जो है आपका ये यहाँ पे यहाँ था प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, जिसको समीपस्थ घुमावदार नलिका बोलते हैं पीसीटी को, और डीसीटी को क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जिसको हम दूरस्थ घुमावदार नलिका बोलते हैं, ठीक है। और एक आपका ये लूप ऑफ हेनले आ जाता है इसमें, जबकि इसमें जो ग्लोमेरुलस जो है कोशिका गुच्छ है इसमें बोमेन कैप्सूल। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है नेफ्रॉन को, ठीक है। अब हम एक एक टर्म्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे क्या क्या रोल है सबका, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो यूरिन है हमारा, जो पेशाब है, उसकी नेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है पीसीटी पे, ठीक है। पीसीटी मीन्स होता है आपका समीपस्थ घुमावदार नलिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। क्योंकि जो पीसीटी है इस पे क्या होता है, एस पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है। एस पॉजिटिव आयन ये क्या करता है, रिलीज करता है, और यूरिन फिर है उतना ही एसिडिक फिर होता जाता है, ठीक है। तो यूरिन की नेचर जो है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी समीपस्थ घुमावदार नलिका के ऊपर डिपेंड करती है, जिसको हम शॉर्टकट में पीसीटी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, पीसीटी एस पॉजिटिव आयन जितना ये रिलीज करता है उतना ही जो है यूरिन जो है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, अम्लीय होता चला जाता है, ठीक है। एक जो हमने पार्ट दोस्तों इसमें पढ़ा था ग्लोमेरुलस, जिसको बोलते हैं कोशिका गुच्छ, जो कि आपका ये बीच में था बिल्कुल जैसे, ठीक है, कोशिका गुच्छ ये वाला आपका क्रॉस क्रॉस लगा रखा है, ग्लोमेरुलस है कोशिका गुच्छ, इसका नेफ्रॉन में क्या रोल है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कोशिका गुच्छ है ये क्या करता है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो इसमें प्राणस्पंदन किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, प्राणस्पंदन होता है, ठीक है। और दूसरा आपका ये प्लाज्मा प्रोटीन नॉट फिल्ट्रेटेड, बट इसमें जो है देखो इसमें प्राणस्पंदन होता है लेकिन इसमें प्लाज्मा प्रोटीन है उसका निस्पंदन नहीं होता है, ठीक है। तो कोशिका जो गुच्छ है ग्लोमेरुलस है इसमें प्राणस्पंदन किया जाता है इसके द्वारा किडनी में, ठीक है, बट इसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका निस्पंदन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका इसमें ग्लोमेरुलस में इसमें जो ब्लड है इसमें ब्लड एंटर जो करता है किसमें, एफिरेंटल ट्यूब्यूल्स मीन्स अभिवहन धमनियों से होता है, ठीक है। जो हमने ये सबसे पहली वाली नलिका पढ़ी थी अभिवहन धमनियाँ, ठीक है। एफिरेंटल जो है आर्टिलॉइज, इससे क्या होता है ब्लड एंटर करता है, और जो ऊपर वाली है आपका अपवाहक धमनियाँ, इससे क्या होता है एग्जिट करता है ब्लड, मतलब बाहर निकलता है, ठीक है। तो ब्लड जो है इसमें एंटर जो किडनी में जो ब्लड है या फिर नेफ्रॉन में जो ब्लड एंटर करता है किसके द्वारा करता है, उसका नाम किसके द्वारा होता है, ये एफिरेंटल ट्यूब्यूल्स मीन्स हमें ध्यान रखना है अभिवहन धमनियाँ द्वारा, ठीक है। जबकि जो ब्लड है वो एग्जिट जो है बाहर जो है किनके द्वारा निकलता है, एग्जिट होता है बाहर निकलता है इफिरेंटल ट्यूब्यूल्स, ठीक है, अपवहन धमनी का, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा। और दोस्तों ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन जो रेट है जिसको हम शॉर्टकट में जीएफआर बोलते हैं, तो फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है इसका 125 ml पर मिनट होता है, ठीक है। जिसको हम पर डे के हिसाब से देखें तो 180 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 125 ml प्रति मिनट होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा बच्चों ये हो जाएगा पीसीटी के बारे में देखते हैं, जिसको हम पीसीटी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं पीसीटी को, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, समीपस्थ घुमावदार नलिका जो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो 70 से 80% क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका होता है, HCO3 नेगेटिव प्लस वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। तो इसमें HCO3 वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे पोषक तत्व है उनका 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। और ये सीक्रेशन क्या करते हैं, पीसीटी क्या सीक्रेशन करती है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, किसका स्रावण करती है, एस पॉजिटिव आयंस का स्रावण करती है, ठीक है। और सेकंड जो है इसका रोल क्या है, मेंटेन पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन। तो यूरिन में यूरिन की पीएच वैल्यू को कौन मेंटेन करके रखता है, पीसीटी, ठीक है। और आपका जो पीसीटी किसका बना होता है, टिश्यू, ठीक है। तो पीसीटी जो है टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, जो टिश्यू होता है और वो कौन सा होता है, क्यूबॉइडल ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है। तो किस टिश्यू का बना होता है ये पीसीटी, ये ध्यान रखना है आपको, क्यूबोडियल ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है। तो इसमें जो ब्रूस बॉर्डर है इसका मतलब होता है माइक्रोविली, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोविली पाए जाते हैं, ब्रूस बॉर्डर यहाँ पे इसका मतलब माइक्रोविली पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ब्रूस बॉर्डर हो गया, ये साइटोप्लाज्मा होता है इनके बीच में ब्रूस बॉर्डर और ये, ठीक है। तो ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियम को सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है, तो ब्रूस बॉर्डर क्या करता है, जो एपिथेलियम है उसको सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट जो इसका नेफ्रॉन का पार्ट हम लूप ऑफ हेनले, इसका क्या रोल है हमारी किडनी में, तो
बच्चों जो लूप ऑफ हेनले है इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेयर पिन की जो शेप के जैसा होता है, ठीक है। जो हमारे हेयर पिन होती है ना उसकी शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है लूप ऑफ हेनले का। और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं लूप ऑफ हेनले को। एक तो आपका डिसेंडिंग, एक आपका असेंडिंग, जैसा कि हमने उस डायग्राम में पढ़ा था। तो इसमें जब डिसेंडिंग मतलब नीचे की ओर जाना और असेंडिंग ऊपर की ओर जाना, तो लूप ऑफ हेनले में जब नीचे की ओर जाते हैं तो ये H2O को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वाटर को अब्जॉर्ब करता है। और इसमें असेंडिंग जो है ऊपर की ओर जाते हैं तो ये NaCl को अब्जॉर्ब करता है। मीन्स ये आपका NaCl होगा, साधारण नमक NaCl को अब्जॉर्ब करता है और इधर डिसेंडिंग में वाटर को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और लूप ऑफ हेनले है वो 5% अब्जॉर्प्शन कंप्लीट करवाता है। तो अब्जॉर्प्शन जो है 5% लूप ऑफ हेनले करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा जो किडनी का जो नेफ्रॉन का जो पार्ट है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, जिसको हम कहेंगे दुरुस्त घुमावदार नलिका। तो इसका क्या रोल है किडनी में, तो इसमें लगभग 19-20% ये रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीट करवाता है, ठीक है। तो DST है उसके द्वारा कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है 19 से 20%। और जबकि दोस्तों हमने ऊपर जो पढ़ा था कि आपका ये 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन कौन करवाता है, 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन करवाता है PCT, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, जिसको हम कहेंगे समीपस्थ घुमावदार नलिका। ये तो आपका 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, लेकिन किसका, इसका HCO3 नेगेटिव वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का। और जबकि जो आपका DCT है, आपका ये DCT डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है, दुरुस्त घुमावदार नलिका है, ये आपका रीअब्जॉर्प्शन करवाती है 19 से 20% जो बाकी बच गया, ठीक है। तो इसके द्वारा 19 से 20% रीअब्जॉर्प्शन होता है। और ये कलेक्टिव डक्ट जो है से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड जो ट्यूब्यूल्स है दुरुस्त घुमावदार नलिका किससे जुड़ी होती है, संग्रहित नलिका से जुड़ी होती है, जिसको हम कलेक्टिव डक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और किसका अब्जॉर्प्शन करता है ये 19-20% रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन ये किसका करता है, H2O HCO3 नेगेटिव और NaCl का करता है। और सीक्रेशन किसका करता है, ये DCT, तो सीक्रेशन करता है H पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव दोनों का करता है। और जब H पॉजिटिव का करता है तो इसके कारण यूरिन जो है हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयंस जो है सीक्रेट करता है तो यूरिन क्या हो जाता है, एसिडिक। तो दो सीक्रेशन करता है H पॉजिटिव आयंस एंड K पॉजिटिव आयंस, दोनों का सीक्रेशन स्त्रावण करता है। और जबकि अब्जॉर्प्शन जो है अवशोषण किसका करता है, DCT, H2O और HCO3 नेगेटिव और NaCl वाटर का, ठीक है, इसको हम साधारण नमक बोल सकते हैं, और HCO3 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि जो इसमें देखो आपका ये कोर्टेक्स वाला एरिया है ये नीचे की तरफ, और ये बीच में आपका ये इधर मेडुला हो गया, ठीक है। और हमें कोर्टेक्स और मेडुला के बीच में क्या होता है, नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। तो कोर्टेक्स है उसमें क्या होता है, PCT प्लस DCT प्लस ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। और जबकि मेडुला है उसमें ये आपका लूप ऑफ हेनले पाया जाता है इस मेडुला में, ठीक है। तो मेडुला में लूप ऑफ हेनले पाया जाता है, कोर्टेक्स में क्या पाया जाता है, PCT को क्या कहेंगे हम, समीपस्थ घुमावदार नलिका, और DCT दूरस्थ घुमावदार नलिका, और ग्लोमेरुलस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, केशिका का गुच्छ, और फिर रीअब्जॉर्प्शन, और फिर देन क्या होता है, सीक्रेशन स्त्रावण होता है, ठीक है। तो बच्चों अब जो यूरिन है उसके बारे में हम देखते हैं कि जो यूरिन जो हमारा पेशाब है उसकी अमाउंट कितनी होती है। तो एक दिन में 1.5 लीटर जो है यूरिन हमारा आता है, ठीक है, लगभग एक दिन में 1.5 लीटर यूरिन, ओके। और उसका कलर कैसा होता है पेशाब का, यूरिन का, येलो होता है, ठीक है। और पीला रंग जो है किसके कारण होता है, यूरोक्रोम, ठीक है। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, मूत्र का जो रंग पीला होता है, ठीक है। और क्योंकि इसमें यूरोक्रोम है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से पाया जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के विखंडन से पाया जाता है यूरोक्रोम। और जो इसका pH वैल्यू हम देखें, यूरिन जो पेशाब की pH वैल्यू कितनी होती है, 6 होता है। 7 से जो कम होगा वो एसिडिक होगा, ठीक है। तो पेशाब एसिडिक होता है, 7 आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और 7 से ऊपर क्या होता है आपका, वो आपका होता है बेसिक, क्षारीय होता है, ठीक है। तो 6 इसकी pH वैल्यू है यूरिन की, और इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होगा, ठीक है। तो यूरिन में अब देखते हैं क्या होना चाहिए, सब्सटेंस ऑफ द यूरिन। अब देखो यूरिन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसमें देखो नॉर्मल जो कंपाउंड जो है, सामान्य जो घटक कौन कौन से होते हैं यूरिन में, इसमें वाटर आपका होता है 95%, हमारा जो पेशाब उसमें सबसे ज़्यादा 95% वाटर होता है, और यूरिया जो है उसमें 2.6% होता है, ठीक है। और जबकि यूरिक एसिड है वो 0.4% होता है, और सोडियम और पोटेशियम के जो क्लोराइड होते हैं वो सिर्फ 2% होते हैं, ठीक है। और इसमें जो यूरिन है इसमें कैरेटिनाइन होता है, जिसको हम कैरेटिनाइन कह सकते हैं, और इसका निर्माण है वो मांसपेशियों में होता है, ठीक है। तो कैरेटिनाइन का जो है निर्माण कहाँ पे होता है, मांसपेशियों में होता है। और यूरिन में क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नॉर्मल कंपाउंड्स जो है कौन कौन से हो गए, जैसे नॉर्मल कंपाउंड तो हमने पढ़ लिया, अब नॉर्मल कंपाउंड मतलब क्या नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो जब अब नॉर्मल कंपाउंड होंगे तो इसका मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है, वो डिजीज़ को इंडिकेट कर रहा है। जैसे पेशाब, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए, उसमें प्रोटीन नहीं होना चाहिए, और कौन कौन से मेनली ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, ठीक है। तो ग्लोबुलिन और एल्बुमिन जो है प्रोटीन नहीं होने चाहिए, और कीटोन बॉडीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो इसका मतलब क्या है कि डिजीज़ है किडनी में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट देखो, जब भी हमारे शरीर में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है तो इसकी पूर्ति सबसे पहले कौन करता है? ठीक है भाई, जब भी हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो सबसे पहले इसकी पूर्ति ग्लाइकोजन करता है। कौन करता है? ग्लाइकोजन। अगर ग्लाइकोजन भी नहीं है तो फिर पूर्ति कौन करता है? प्रोटीन और वसा। ठीक है, तो प्रोटीन और हमारे शरीर में जो प्रोटीन और वसा है वो तोड़ी जाती है और उसके द्वारा ग्लाइकोजन की क्या होती है? पूर्ति होती है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखो, प्रोटीन और फैट जो है जब उसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, जब हम प्रोटीन और फैट को तोड़ते हैं तो उसी टाइम जो है कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? कीटोन बॉडीज़ का। ठीक है, तो कीटोन बॉडीज़ एक प्रकार का क्या है? वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, अवांछनीय पदार्थ है ये, और कीटोन बॉडीज़ है। अगर ये वेस्ट है तो फिर इसका एक्सक्रीशन जो है किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कीटोन बॉडीज़ का हमारी जो शरीर से क्या होना चाहिए? उत्सर्जन होना चाहिए। अगर कीटोन बॉडीज़ हमारे शरीर में है तो इसका मतलब हमारी किडनी में मतलब दिक्कत है। ठीक है, तो कीटोन बॉडी जो है इंडिकेट किसको करते हैं? अगर कीटोन बॉडी हमारे शरीर में है तो ये ग्लूकोज की डेफिशिएंसी को जो है क्या करते हैं? इंडिकेट करती है। अगर हमारे शरीर में कीटोन बॉडीज़ हैं तो इसका मतलब ग्लूकोज की कमी हो गई है शरीर में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। अगर बॉडी में प्रोटीन अमाउंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? यूरिन में यूरिया की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, प्रोटीन की अमाउंट बढ़ेगी हमारे शरीर में तो यूरिया की मात्रा बढ़ेगी पेशाब में। ठीक है, और हमारी बॉडी से पर डे जो है यूरिया कितना निकलता है? हमारी बॉडी से हर दिन जो यूरिया है 25 से 30 ग्राम निकलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, जितने भी जो वेस्ट मटेरियल है उनको बनाने का काम कौन करता है? बनाने का काम लीवर करता है और उनको बाहर निकालने का काम किडनी करता है। ठीक है, तो जो भी वेस्ट मटेरियल बनेंगे शरीर में उनको बनाने का वेस्ट मटेरियल को बनाने का काम कौन करता है? लीवर, और उनको निकालने का काम कौन करता है? शरीर से बाहर किडनी। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में स्ट्रक्चर भी दे रखा है। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है तो वेस्ट मटेरियल आपका अमोनिया बनता है जैसे, और यहाँ पे अमोनिया से ये लीवर क्या करता है? यूरिया बनाता है। ठीक है, और फिर यूरिया जो है यूरिया और एक्सक्रीशन फिर किसका होता है? यूरिया का होता है, जिसमें यूरिन प्लस में यूरिया होता है। ठीक है, तो यूरिन में हमारा यूरिया होता है, तो ये हमारा बाहर निकलना चाहिए। अब देखो, कुछ डिसऑर्डर हम देख लेते हैं किडनी के, जो हमारा वर्कक है उसके कौन कौन से जो है डिसऑर्डर हैं। अब देखो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला, इफ़ किडनी इज़ नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो क्या होगा? तो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में जमते चले जाएंगे। ठीक है, और जब वेस्ट मटेरियल जो है हमारे शरीर में एक बार जमना स्टार्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? यूरेनिया जो डिजीज़ होगी। ठीक है, यूरेनिया डिजीज़ होगी, वेस्ट मटेरियल जमेंगे तो। अब यूरेनिया डिजीज़ होती है तो इसमें क्या क्या होता है? इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख है वो हमें नहीं लगती है। इचिंग इन बॉडी, शरीर में खुजली होने लगती है। पेन एंड क्रैम्प्स इन लेग। ठीक है, तो शरीर जो पेन होने लगता है, ठीक है, लेग में, और क्रैम्प जो है बाइटे वगैरह है वो आने लगते हैं। इस डिसऑर्डर को ख़त्म करने के लिए हमें, अगर ये डिसऑर्डर आ गया, ये कमी आ गई, तो इसको ख़त्म करने के लिए दो जो है हम करते हैं चीज़, एक या तो डायलिसिस करेंगे या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे या किडनी सर्जरी करेंगे। ठीक है, या तो हम किडनी को बदलेंगे या फिर अपोहन, हिंदी में डायलिसिस अपोहन की क्रिया की जाती है। अगर किडनी में कोई दिक्कत आ गई तो काम नहीं कर रही तो, ठीक है, या तो हम डायलिसिस करेंगे या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे अगर ज़्यादा ही दिक्कत होती है। अब डायलिसिस कैसे होता है वो देखते हैं, अपोहन की क्रिया हमारे शरीर में कैसे होती है। तो इसमें हमारे हाथ में जो आर्टरी और जो वेन होती है, जो कोशिका और जो धमनी जो होते हैं हमारे हाथ में, उन दोनों को क्या कर लिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर 2-4 दिन में क्या होता है? ये जुड़ जाती हैं और ये फूल जाती है। फिर इसमें हम क्या करेंगे? 2 नली डाल देते हैं इसमें। ठीक है, और फिर एक से हम ब्लड निकालेंगे और इसको डायलाइजर से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, डायलाइजर क्या होता है? डायलाइजर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, इसकी तरह कार्य करती है। तो डायलाइजर से जोड़ दिया जाता है और फिर इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस अप्लाई होता है। ठीक है, तो किडनी जब फेल होती है, डायलाइसिस जो है अपोहन की क्रिया में हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, ये आता है ऑस्मोसिस प्रोसेस इसमें अप्लाई होता है और ये इस ब्लड का जो फिल्ट्रेशन करेगा और फिल्ट्रेशन करने के बाद दूसरी नली से इसको एंटर करवा दिया जाता है। ठीक है, तो जब हम किडनी का ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब किडनी बदलेंगे, तो इसमें जो किडनी है वो आपकी लिविंग भी हो सकती है और डेड भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर व्यक्ति मरा हुआ है या फिर जिंदा है तो दोनों ही केस में हम किडनी का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और 2 से 3 घंटे के अंदर हम किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, डाल सकते हैं नई किडनी। ठीक है, अब देखो, जो किडनी है वो किसका सीक्रेशन करती है या फिर एलिमिनेशन किसका करती है? किडनी यूरिन का करती है। किडनी है वो यूरिन पेशाब का जो है बाहर निकालती है। ठीक है, स्किन है उससे क्या वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, स्वीट या वैक्स का निकलता है। ठीक है, जो हमारा पसीना है स्किन से निकलता है। और जो हमारी इंटेस्टाइन जो होती है, छोटी आंत होती है, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो हैं उनको क्या करती है? एक्सक्रीशन करती है। जबकि जो हमारा लीवर है, जो हमारा यकृत है, वो बाइल पिगमेंट जो है उसको क्या करता है? एक्सक्रीशन करता है, बाइल पिगमेंट का एक्सक्रीशन करता है। और जो लंग है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है या एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमने देखा कि किडनी जो स्टोन है जो हमारा पेल्विस वाले एरिया में बनती है, किडनी स्टोन कहाँ पे बनती है? पेल्विस वाले एरिया में। और जो किडनी स्टोन है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट प्लस यूरिक एसिड। तो कैल्शियम ऑक्जिलेट और यूरिक एसिड दोनों से मिलकर बनती है। जब यूरिक एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है
तो ये इंडिकेट करेगा कि किडनी स्टोन है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो क्या किसका इंडिकेट करता है कि भाई किडनी स्टोन बन चुका है। ठीक है, और जब ये यूरिक एसिड जो है जॉइंट्स में ऐड हो जाता है तो इससे गठिया बीमारी हो जाती है। ठीक है, जिसमें जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो यूरिक एसिड अगर जॉइंट्स में बढ़ जाता है तो गठिया हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है जोड़ों में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो दोस्तों आज जो है हमने पूरा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र कर लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमारा पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने जो है उत्सर्जन तंत्र है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, और भी अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस आपकी टाइम टू टाइम आती रहेंगी। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो आप इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जो कंपटीशन जो एग्जाम्स हैं सभी की आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। मेनली हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और आपका जो HSSC जो है, CT जो आपके होंगे, C ग्रुप, D ग्रुप। ठीक है, इनकी आप अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। और जो आप STET, CTET और REET की भी यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी जो है वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।